लोगों को कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में समाजशास्त्री परिदृश्य में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक कल्याण में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के टॉपिक को पढ़ेंगे। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन का गहरा संबंध है। कोई समाज अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति शिक्षा के द्वारा ही कर सकता है। सामाजिक दृष्टि से शिक्षा से समस्त कार्यों को दो वर्गों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। एक है सामाजिक नियंत्रण, दूसरा सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक शिक्षा परिवर्तन करती है। सामाजिक परिवर्तन में जो बाधक तत्व हैं वे किस प्रकार हमारे सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार के साधनों की क्या भूमिका है। सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय और शिक्षकों की क्या भूमिका है, इन सब के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार के साधनों की भूमिका किस प्रकार से महत्वपूर्ण बताई गई है। अगर निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो किसी भी समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी जनसंचार के साधन माने जाते हैं। प्राचीन काल में प्रेस के आविष्कार से पहले टोली संपर्क में और नाटक के माध्यमों से हम सामाजिक परिवर्तन को ला सकते थे। या इस तरह से कहो कि टोली या नाटकों के द्वारा से जो भी कथा प्रस्तुत की जाती थी या कुछ संवाद कह के या फिर किसी तरह की कथा को प्रसारित करके दिखा के हम पहले आई हुई रूढ़िवादिता या इस तरह के जो भी तत्व थे उन्हें दिखाया करते थे या अपनी परंपराओं के बारे में बताया करते थे। लेकिन अब प्रेस के आविष्कार के बाद इस क्षेत्र में पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि, रेडियो के प्रसारण, इस तरह की विभिन्न बातों का प्रसारण किया गया। ये सब चीजें सामने आई, इनका प्रयोग बढ़ने लगा। इससे भी हमारे समाज में परिवर्तन होने लगा। विज्ञान के बढ़ते कदमों ने हमें जनसंचार के नए नए साधन जैसे ग्रामोफोन, टेलीविजन, लाउडस्पीकर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र, अन्य कई प्रकार के साधन उपस्थित कराए गए या उपलब्ध करा दिए गए, जिसके द्वारा हम विभिन्न चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं यह समझ पाते हैं। इन सब का उपयोग हमने करना सीख लिया। यह सब शिक्षा के माध्यम से हुआ। इसके माध्यम से हम बहुत कुछ कम समय में अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा सीख सकते हैं, अपने विचारों को समझ सकते हैं और अपने विचारों को समाज में अधिक से अधिक पहुंचा सकते हैं। विद्यालयों के माध्यम से हम केवल बच्चों को और भी अधिक साक्षर बना सकते हैं, बच्चों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जबकि इनके माध्यम से बच्चे युवकों, प्रौढ़ों और शिक्षित अशिक्षित सभी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये सब किसके द्वारा होता है, जो हमारे निम्न प्रकार के साधन हैं उन्हीं के द्वारा हम ये सब कर सकते हैं। विद्यालय केवल भावी पीढ़ी में नींव रखते हैं, परंतु जनसंचार के जो साधन होते हैं मौजूदा भी और भावी दोनों पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। यानी जो अब छोटे बच्चे हैं वो भी इन बातों से प्रभावित होंगे और जो वृद्ध लोग हैं वो भी इन सब बातों से प्रभावित होंगे। जनसंचार के जो साधन है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे भारतीय समाज में लड़के लड़कियों का विवाह 20 वर्ष की उम्र के बाद करने और कम संतान पैदा करने का जो सामाजिक परिवर्तन आया है उसमें सर्वाधिक भूमिका जो निभाई है वह जनसंचार के साधनों ने ही निभाई है। इन्हीं के द्वारा हम अच्छे विज्ञापन उपलब्ध कराते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे बढ़ती जनसंख्या के कारण कितना समाज अवरुद्ध होता
होता है, किस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने आती हैं, यह सब हम हमारे जो जनसंचार के साधन हैं उन्हीं के द्वारा तो हम दूसरे लोगों तक उपलब्ध करा सकते हैं अपनी समस्याओं को, उनके समाधान को कैसे कर सकते हैं। यह सब हमें जो भी ज्ञान मिल रहा है ये शिक्षा के द्वारा और हमारे जनसंचार के साधनों के द्वारा मिल रहा है। आज हम भारतीय समाज को वर्गहीन और धर्मनिरपेक्ष समाज बनाना चाहते हैं। इसके लिए जनसंचार के साधनों की अहम भूमिका मानी गई है। इसके साथ साथ हम भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। इसके लिए भी सर्वाधिक प्रयोग जनसंचार के साधनों का ही हो रहा है और उन्हीं को माध्यम बनाया जा रहा है। इन जनसंचार के साधनों का ही कमाल है कि देखते देखते भारत में विज्ञान के प्रति इतनी रुचि बढ़ी है और लोग अपने क्षेत्र विज्ञान व तकनीकी का लाभ उठा रहे हैं। विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कुछ चीजों का पता भी नहीं है, परंतु जहाँ पर जनसंचार के साधन उत्तम रूप से उपलब्ध हैं वहाँ के लोग अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न भौतिक सुखों का लाभ ले रहे हैं। यह सब कैसे हो रहा है? क्योंकि जनसंचार के साधन को वे नियमित रूप से उपयोग में ला रहे हैं। इसी से उन्हें हर तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है। किसी भी परिवार में चले आइए आप, 3 या 4 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टैप रिकॉर्डर और टेलीविजन चला लेते हैं और बंद भी कर देते हैं। 10 या 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे सड़कों पर स्कूटर दौड़ाते हैं। किसी ने देखे होंगे 14 या 16 वर्ष की आयु के बच्चों को खेतों में ट्रैक्टर चलाते हुए देखा होगा। किसी को बात में इसमें किसी भी बात का कोई शक नहीं है, क्योंकि यह सब जनसंचार के साधनों के माध्यम से सीखी हुई बातों के अनुसार वो लोग कर रहे हैं। यदि हम जनसंचार के माध्यमों का थोड़ा और सही प्रयोग करें तो इस और भी हमें अधिक सफलता प्राप्त हो सकेगी। आवश्यकता है कि रेडियो व टेलीविजन के कार्यक्रमों में सही तालमेल बिठाने की, इन साधनों को गांव-गांव तक पहुंचाने की। इस क्षेत्र में हमारी सरकार बड़ी क्रियाशील है। वह हमें रोटी, कपड़े और मकान की सुविधाएं मुहैया कराती हैं। पहले टेलीविजन और कंप्यूटर मुहैया कराया रही हैं। अब यह तो उसका ही परिणाम है कि 21वीं शताब्दी का यह स्वप्न माना गया है कि सब घरों में हर तरह का जनसंचार का साधन प्रयोग किया जाए। अब है सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व। हमारा जो सामाजिक परिवर्तन है हमारे जो सामाजिक परिवर्तन है उनमें निम्न तत्व ऐसे हैं जो उसके परिवर्तन में बाधा डालते हैं। किसी भी समाज में परिवर्तन तो अवश्य रूप से होता है। यह दूसरी बात है कि कुछ समाजों में अपेक्षाकृत तेजी के साथ होता है और कुछ समाज में मंद गति से होता है। हमने देखा है कि सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक भूमिका राज्य और शिक्षा की होती है। तब साफ जाहिर है कि रूढ़िवादी राज्य और रूढ़िवादी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालती है। इनके अतिरिक्त समाज की संस्कृति एवं धर्म, लोगों का स्वार्थ और उचित शिक्षा का अभाव भी सामाजिक परिवर्तन में बाधक साबित होते हैं। कैसे? इसका स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। जैसे रूढ़िवादी राज्य, रूढ़िवादी राज्यों से तात्पर्य उन राज्यों से है जो मूल रूप से किसी संस्कृति अथवा धर्म पर आधारित होते हैं। जैसे इस्लामिक राज्य, ये जो भी नियम या कानून बनाते हैं वे इनकी अपनी संस्कृति अथवा धर्म पर आधारित होते हैं। यही कारण है कि वे ऐसे राज्यों में सामाजिक परिवर्तन बहुत ही
अपनी परंपराओं के अनुसार चलते हैं और अपने बच्चों को भी आगे वो ही सिखाते हैं। इस तरीके से उसमें परिवर्तन थोड़ा तीव्र गति न होकर मंद गति से बढ़ता है। अब है रूढ़िवादी शिक्षा। रूढ़िवादी शिक्षा शिक्षा से तात्पर्य उस उदार शिक्षा से है जो मूल रूप से समाज की संस्कृति एवं धर्म पर आधारित होती है। इस शिक्षा द्वारा बच्चों में सांस्कृतिक एवं धार्मिक संकीर्णता का विकास होता है। ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपनी संस्कृति एवं धर्म के प्रति किसी भी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। अतः ऐसे समाज में भी सामाजिक परिवर्तन बहुत ही मंद गति से होते हैं। अब है संस्कृति। जो राज्य प्रगतिशील होते हैं और जिनकी शिक्षा भी प्रगतिशील होती है, उनमें भी संस्कृति सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालती है। हम जानते हैं कि किसी भी समाज के लोग प्रायः उन सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते जो उनकी संस्कृति के प्रतिकूल होते हैं, जो उनके अनुरूप नहीं होते। उदाहरण के लिए अपनी मूल भारतीय संस्कृति को लीजिए। इसका मूल तत्व क्या है? वर्ण व्यवस्था है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इस संस्कृति में तो जाति विवाह की प्रथा है। अब यह परिणाम है कि आज भी अधिकतर लोग अंतरिक जाति विवाह का विरोध करते हैं। अब ये मानिए कि अगर ये हम अपने समाज में परिवर्तन चाहते हैं तो अंतर जाति विवाह को करना भी सही मानते हैं, परंतु हमारे जो देश के संस्कृति और सभ्यता है उसके अनुसार तो जाति विवाह की प्रथा को महत्व दिया जाता है। आज के लोग भी जाति प्रथा के विवाह को ही मान्यता प्रदान करते हैं, अंतर जाति विवाह का विरोध करते हैं। अब इससे सामाजिक परिवर्तन में बाधा तो पड़ेगी, यह तो एक सामाजिक बाधा को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अब यह है, इसी के अनुरूप एक है धर्म। यूं तो धर्म संस्कृति का ही एक अंश होता है, परंतु इसे हम अलग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक बाधा धर्म ही डालता है। क्योंकि धर्म के अनुसार हमारे रीति रिवाज हैं, उसी के अनुसार हमारी परंपराएं हैं और धर्म अंतरजातीय धर्म में हम विवाह नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो यही बाधा डालने वाली होती है कि जो ये धर्म है, हम अपने धर्म को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और जब इसे हम सबसे ज्यादा महत्व देंगे तो समाज तो अवरुद्ध होगा ही, परिवर्तन तो अवरुद्ध होगा ही। क्योंकि हमारा जो परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन है और समाज में परिवर्तन लाने के लिए इन सब बातों को हमें त्यागना पड़ेगा, परंतु ऐसा हम अपनी संस्कृति के हिसाब से करते नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जिस समाज में भी जिस धर्म का पालन किया जाता है उसके अधिकतर सदस्य धर्म के प्रतिकूल कार्य करने में भय खाते हैं, यानी कि हम अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते। क्योंकि हमारे धर्म के जो भी लोग हैं हम उनके विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर हम उनके विरुद्ध जाएंगे तो वो हमारा धर्म से ही ये कहते हैं निष्कासित कर दिए जाते हैं। वे धर्म प्रतिकूल सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने का भी भय खाते हैं, क्योंकि अगर हम अपने धर्म का परिवर्तन करके किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं तो हमारे समाज के जो लोग हैं वह हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता से बाहर रखते हैं, हमारा बहिष्कार कर देते हैं। इसका डर भी हमें ज्यादा होता है और यही वजह है कि हमारे सामाजिक परिवर्तन में धर्म बाधक तत्व साबित होता है।
निहित स्वार्थ, निहित स्वार्थ यानी हमारा अपना स्वार्थ या निजी स्वार्थ। लोग अपने स्वार्थवश भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं। अपने भारतीय समाज को ही लीजिए, एक और महिलाएं पुरुष के समान अधिकार पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो दूसरी ओर पुरुष अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए भी परिवर्तनशील है। महिला आरक्षण इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर महिलाएं चाहें अपने लिए लड़ना, तो पुरुष ये नहीं चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व कम हो, इसीलिए इसको साबित करता है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, परंतु फिर भी महिलाओं की स्थिति को निम्न ही रखा जाता है। उचित शिक्षा का अभाव, उचित शिक्षा का अभाव। यहाँ उचित शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो मनुष्य को किसी भी प्रकार से या प्रकार की संकीर्णता से बाहर निकालकर उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, उनमें विवेक शक्ति का विकास करती है और समय के साथ संसार से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जो हमारा पथ मार्गदर्शक इस तरह से करे कि हमारे में इस तरह से बढ़ोतरी हो कि हम हर तरह का ज्ञान प्राप्त करके अपनी संस्कृति और अपने समाज में परिवर्तन कर सके। अब हम हमारे कदम इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ा चुके हैं, जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं कि हमारे भारतीय समाज में अब सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। शिक्षा और सामाजिक कल्याण, शिक्षा और सामाजिक कल्याण। शिक्षा मानव का विकास का मूल कारक है, सामाजिक कल्याण का भी मूल कारक है, परंतु सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में या उसके विषय में विद्वानों में भिन्न भिन्न मतभेद हैं। कुछ विद्वान सामाजिक कल्याण को सामाजिक संबंधों के ऊर्ध्वगामी परिवर्तन के रूप में लेते हैं और कुछ विद्वान इसे समाज के साधन संपन्न होने से लेते हैं, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ इससे कुछ भिन्न है, जैसे कुछ अधिक व्यापक मानते हैं। वर्तमान में भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली है। इसके अनुसार भारतीय समाज में भारत की संपूर्ण जनता से है और सामाजिक कल्याण से तात्पर्य भारत की संपूर्ण जनता के कल्याण से है। वर्तमान में जनता के कल्याण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसमें व्यक्तियों के बीच प्रेम, सहानुभूति और सहयोग, पूर्ण मधुर संबंध होने, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने, उन्हें भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होने और सहानुभूति मिलने अथवा उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात और संचार की पर्याप्त सुविधाएं भी प्राप्त होने से यह सब इस सब में आता है और इन सब के साथ सुख एवं शांति पूर्ण जीवन की प्राप्ति से आता है। अब यदि हम इसे परिभाषा में बांधना चाहें तो इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। सामाजिक कल्याण से तात्पर्य समाज के सभी व्यक्तियों में प्रेम,
सुविधाएं प्राप्त होने और सभी को सुख शांति पूर्ण जीवन की प्राप्ति से होता है। यह एक सामाजिक कल्याण की पूर्ण परिभाषा मानी जाती है। सामाजिक कल्याण के कारक सामाजिक कल्याण के कारक यूं तो सामाजिक कल्याण के अनेक कारक हैं, परंतु उनमें से कुछ मुख्य रूप से बताए गए हैं। जैसे नंबर 1 है सामाजिक परिवर्तन। किसी भी समाज में सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं और इन सामाजिक परिवर्तनों के अनेक कारक होते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन ऊर्ध्वगामी भी हो सकते हैं और अधोगामी भी हो सकते हैं। इनसे सामाजिक कल्याण भी हो सकता है और समाज का पतन भी हो सकता है। परंतु अंततः कोई भी समाज केवल ऊर्ध्वगामी परिवर्तन को ही स्वीकार करता है और उनसे सामाजिक कल्याण भी होता है। सामाजिक धर्म एवं संगठन। सामाजिक एवं धार्मिक संगठन प्रायः सभी समाजों, राज्यों एवं राष्ट्रों में कुछ सामाजिक एवं धार्मिक संगठन ऐसे भी होते हैं जो संपूर्ण समाज के लिए हित कार्य करते हैं। शिक्षा की संस्थाएं की स्थापना करते हैं, जैसे अस्पताल बनवाते हैं, दीनहीनों की सेवा के लिए कई अन्य कार्यक्रम चलाते हैं। कुछ सामाजिक एवं धार्मिक संगठन तो समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए नई दिशाएं, नए कार्य करते हैं। इन सब जन कल्याणकारी कार्यों को समाज कल्याण के कार्यों में स्वाभाविक रूप से होना माना गया है। अब है राज्य। राज्य वर्तमान में सामाजिक कल्याण में सर्वाधिक भूमिका राज्य की होती है। प्रायः सभी राज्य अपनी जनता समाज को स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात एवं संचार सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं और किसी के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को रोकने के लिए न्याय की व्यवस्था करते हैं। यह सब काम राज्य अपने लोगों के लिए करते हैं। लोकतांत्रिक राज्य तो सदैव जन कल्याणकारी नीति एवं कानून बनाते हैं। इनमें से भी सामाजिक कल्याण होता है। इन सभी के द्वारा समाज का कल्याण होता है। अब शिक्षा। शिक्षा शिक्षा तो किसी भी समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मूल तत्व या मूल साधन साबित होती है। आप सर्वप्रथम सामाजिक परिवर्तन को ही ले लीजिए। पहली बात तो यह है कि शिक्षा समाज में सदैव ऊर्ध्वगामी कार्य करती है, परिवर्तन करती है। और दूसरी बात यह है कि समाज में अधोगामी परिवर्तन के प्रति समाज को सचेत भी करती है और उन्हें रोकती है। अब आप सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों को ही ले लीजिए। जैसे ये सेवा कार्य तभी करते हैं जब शिक्षा द्वारा इसमें सेवा की भावना का विकास किया गया हो। और जहाँ तक राज्य की बात है, वह जितने भी कल्याणकारी और समाज कल्याण
के धन से करता है और राज्य के कोष या राजकोष में धन आता है। मूल रूप से शिक्षित व्यक्तियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के ज्ञान एवं परिश्रम से तब तक कहना न होगा कि शिक्षा समाज कल्याण का आधारभूत कारक है। शिक्षा यह कार्य कैसे करती है, इस पर अलग से विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह सब शिक्षा और सामाजिक कल्याण के द्वारा शिक्षा से ही किया जा सकता है। समाज में कल्याण के लिए अनेक कारक हैं, परंतु उन सब कारकों का मूल कारक क्या है? शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही समाज का कल्याण किया जा सकता है। समाज के कल्याण के लिए मूल कारक शिक्षा मानी गई है और शिक्षा ही होनी चाहिए। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें उदार और व्यावसायिक दोनों प्रकार की शिक्षा आती है। यहाँ हम सामाजिक कल्याण में इन दोनों प्रकार की शिक्षा की भूमिका पर सबसे प्रकाश डाल रहे हैं, जैसे कि उदार शिक्षा की भूमिका। उदार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य भी होते हैं, जैसे बच्चों का शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, उनमें मानवीय गुणों का विकास करना, उन्हें एक दूसरे के साथ प्रेम एवं सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण और सहयोग से व्यवहार करने में प्रशिक्षित करना। इन सब से समाज में सुख शांति स्थापित होती है और सामाजिक कल्याण की यह सब पहली आवश्यकता होती है। अब व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका। व्यावसायिक शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार व्यवसाय या वैज्ञानिक तकनीकी की शिक्षा प्राप्त कर अर्थोपार्जन के लिए तैयार करना, जिससे वे अपना आर्थिक विकास कर सके और देश के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। देश के आर्थिक विकास में सबसे अधिक सहायक सिद्ध तब होते हैं जब तकनीकी विशेषज्ञ या औद्योगिकरण में सहायक होते हैं। औद्योगिकरण से देश की आर्थिक स्थिति का विकास होता है, राज्य का राजकोष बढ़ता है और राज्य अपने राजकोष से समाज को स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात और संचार आदि की सभी सुविधा को सुलभ कराता है। इससे जन जीवन पर प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार सामाजिक कल्याण होता है और यह सब होता है शिक्षा के द्वारा संभव होता है अगर हम शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, और यह सब जनसंचार के साधनों के द्वारा भी संभव होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब